आज हम लोग इस चैप्टर में कैम एंड फॉलोवर के बारे में बात करेंगे। पहली बार हो सकता है इसमें कुछ लोग नाम सुन रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस होगी। एक कंस्ट्रक्शन होता है किसी एक रोटेशनल मेंबर के अंदर, जैसे कि कोई मशीन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके होंगे। कुछ कंपोनेंट चल रहे होंगे, कुछ स्थिर होंगे। जो चल रहे होंगे वो या तो ऑसिलेट कर रहे होंगे या तो रोटेट कर रहे होंगे, है ना। कोई शाफ्ट टाइप का अगर है, या कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे, जैसे पिस्टन है सिलेंडर के अंदर। तो जैसे अभी हम लोगों ने शुरू में बात की थी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, वहां पर एक क्रैंक हुआ करता था जो रोटेट हो रहा था, एक कनेक्टिंग रॉड थी जो पार्शियली रोटेट कर रही थी, ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, है ना। एक वो था आपका पिस्टन था या स्लाइडर था, किसी सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा था। तो होता क्या है कि जब कोई मशीन हमारी ऐसी है कि रोटेशनल नेचर का जो मोशन है वो अवेलेबल होता है, आगे आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रोटेशनल से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम कुछ तरीके अपनाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन बनाते हैं रोटेशनल मेंबर के ऊपर और तैयार करते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है। तो कैम हमारा बेसिकली क्या है कि एक इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑन एनी रोटेशनल मेंबर which can convert the reciprocating motion to any other part। इस तरीके से समझिए, जैसे कि अभी हमारे पास एक कोई क्रैंक शाफ्ट है, कोई शाफ्ट है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो इससे हम ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे। अगर हम इसके ऊपर मान लो कि कोई दूसरी डिवाइस टच करा दें, इसको हम रोटेट कराते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे तो हो नहीं रही। तो हम फिर क्या करेंगे, एक इसी रोटेशनल मेंबर के ऊपर एक जगह पर कहीं पर थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा लपेट देंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है, ये रोटेशनल मेंबर है। अगर हम इस रोटेशनल मेंबर को रोटेट कराते हैं और इसके ऊपर फॉलोवर रखेंगे तो इसके रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये रोटेट होता रहेगा और ये यहीं पर कांटेक्ट बनाए रहेगा। अगर हम इसके रोटेशनल मेंबर के ऊपर एक साइड में कहीं मान लीजिए कि इधर हमने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को लपेट दिया एक तरफ, ठीक है, तो हम अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी ये सब। तो जब ये रोटेट करेगी तो ये भी एडिशनल मटेरियल भी चारों तरफ ऐसे से घूम रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हम पहले देख रहे थे इंजन अगर मिल जाता 4 स्ट्रोक इंजन तो आप लोग देख भी पाते हैं वहां पर। मान लीजिए कैसे हमने इधर कोई लपेट दिया मटेरियल को, ऐसे हम इसको टच किए हैं, ठीक है, इसको घुमा रहे हैं। तो जब घुमा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन ये भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जैसे ही ऊपर आना शुरू होगा, ये फॉलोवर के टच में आएगा तो अभी ऊपर आ रहा है, रेडियस में चेंज होने लगा। तो हम देखेंगे इसको और घुमाएंगे तो ऊपर हो गया, ठीक है, और जब इसको घुमाएंगे धीरे धीरे फिर नीचे आ गया अपने बेसिक सरफेस पे। फिर ये आगे रोटेट करेंगे तो यहीं पर रुका रहेगा। तो ये जो आपने छोटा सा पोर्शन बनाया किसी रोटेशनल मेंबर के ऊपर एक साइड में, जब हम इसे टच कराते हुए इस सरफेस पर टच कराते हुए किसी एक दूसरे पार्ट को रखेंगे, प्लेस करेंगे, फिर हम जब इस रोटेशनल मेंबर को रोटेट कर रहे होंगे तो जैसे ही हमारा ये एडिशनल मटेरियल वाला पार्ट आएगा उस समय ये जो हमारा दूसरा पार्ट है ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, ये घूम जाएगा। जैसे आपने इसका घुमाव, ये जो हमारे एंगल है वो पूरा हो जाएगा तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये आपने जो पोर्शन बनाया इसको बोलेंगे कैम। बात समझ में आ रही है? कैम में रोटेशनल मोशन अवेलेबल था, अनदर पार्ट पे आपने ट्रांसलेशन मोशन दे दिया। ये ट्रांसलेशन हो रहा है। तो जिस मेंबर पे हम ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर। बात समझ में आ रही है? फॉलोवर यानी कि जो भी हमारा ट्रांसलेटिंग मोशन जो है, जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो फॉलो कर रहा है इस रोटेशनल मोशन पे जो कैम बनाई है उसकी वजह से, तो उसको बोलेंगे फॉलोवर। और जो रोटेशनल मोशन से कन्वर्ट कराने के लिए एडिशनल मटेरियल लगाया है किसी एक फाइबर पे, किसी एक सरफेस पे रोटेशनल मेंबर के, उसको बोलेंगे कैम। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए पहले तो हमारा कोई ऐसे एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ऐसे घुमाएंगे
फिर हम यहाँ पर अगर कोई एक चीज रखेंगे, ऐसे मान लीजिए कि हमारे कोई मेंबर रखा हुआ, तो जब तक ये घूम रहा है तो ये इसमें कोई रेडियस में चेंज तो हो नहीं रहा चारों तरफ बराबर, तो ये घूमता रहेगा, ये यहाँ पर प्लेस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अभी हमने यहाँ पर कैम नहीं बना दिया। अब हम सेकेंड केस में मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई कैम बना दी, ऐसे हमारा कोई मेंबर था रोटेशनल, हम इसके एक पोर्शन पर कुछ इस तरीके से ऐसे कैम वगैरह बना और इसको सामने से अगर काट के देखें यहाँ से, सामने से अगर हमको ऐसे दिखाई देगा, एक तो इतना वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट सर्कुलर होगा और ये वाला जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ है कोई इस तरीके से मान लीजिए, ये आपको हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। दोनों को रिलेट करके समझो तो समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल हमें वो मिला नहीं कोई एलिमेंट, अगर मिल जाता तो दिखा दो। ये आपका एक सामने से देखने पर कोई साहब जिसके एक सेक्शन पर आपने जैसे मैंने बताया था कि एडिशनल पोर्शन को चिपका दिया ऐसे, ठीक ऐसे देख रहे हैं। तो हम इसको सामने से देख रहे हैं तो आपको सामने से कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये तो पूरा सर्कुलर ये वाला, और ये वाला जो पोर्शन है हम ऐसे ऊपर नहीं चिपकाते हैं, क्या करते हैं यहाँ किसी एक सरफेस से चिपकाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे और उठाते जाते हैं, टॉप तक ले आते हैं, फिर हम ऐसे चिपका देते हैं। इस तरीके से देखिए, एकदम यहाँ पर इसके टिप पर नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ हमारा ये जो सरफेस होगी कुछ सरफेस कवर करेंगे इस तरीके से ऐसे, समझ में आ रही है? मान लीजिए कि जैसे हमारी घड़ी है, ये पहले पूरा सर्कुलर है, अगर ये डायल नहीं होता तो कंप्लीट सर्कुलर था। डायल में हमने क्या किया, ऐसे अगर कोई चीज रखते हैं जब तक सर्कुलर भी नहीं है, जैसे ये डायल वाला पार्ट आया ऊपर उठ गया, फिर ठीक ऐसे ऊपर उठता जाएगा, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे चलता रहेगा। यही वाला ठीक समझ होगा इसका सिस्टम। तो एक ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोलेंगे कैम, और इस पोर्शन में जो रेडियस होगी यहाँ तक तो रेडियस आपकी बेसिक वाली है, बराबर रेडियस है हर जगह, यहाँ तक बराबर है। इसके बाद जैसे आप इस सेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर रेडियस आपने थोड़ी सी बढ़ गई, तो इस पॉइंट को जैसे टच करेगा हमारा फॉलोवर तो कितना लिफ्ट कर चुका होगा, ये वाली दूरी, क्योंकि इतने एडिशनल मटेरियल लगाया। इसी तरीके से अगर हम इस सेक्शन पर बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्ट बनेगा तो ये रेडियस आपकी इतनी हो चुकी है, तब कितना ऊपर जा चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से जब आप इस वाले पोर्शन पर बात करेंगे, यानी कि हमें लगता है कि सबसे मैक्सिमम होगा ये पी, यहाँ पर जब ये कॉन्टेक्ट बना रहा होगा तब कितना ऊपर जा चुका होगा, इतनी दूरी पर। इसके बाद जब और इसको घुमाएंगे तो फिर से धीरे धीरे हमारे ये रेडियस कम होने लगी, यानी कि फॉलोअर हमारे ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और एकदम अपने बेसिक बॉटम पर आ जाएगा, जैसे इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी फ्रेम घूमेगी, इतना यहाँ से यहाँ तक जो सर्फेस कॉन्टेक्ट बनाएगा फॉलोअर के साथ, तब तक फॉलोअर हमारा नीचे रुका रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हो सकते हैं, 4 प्रोसेस कह लीजिए। एक तो हो जाता है कि जैसे शुरुआत से बॉटम से ऊपर जाना शुरू हुआ तो कब से कहा जाता है कि यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक हमारा मैक्सिमम, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर अगर है तो यहाँ तक तो टॉप पर पहुंच गया। इसके बाद यहाँ पर कोई रेडियस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बराबर है और सारी रेडियस ही बराबर है, यहाँ पर कुछ सर्कुलर बना है, अब उठाएगा तो फॉलोअर आपका इस कॉन्टेक्ट पर जाकर टॉप पर पहुंच जाएगा। इसके बाद कैम आपकी रोटेट करेगी इतना पोर्शन जो भी एंगल बनेगा, तब तक फॉलोअर आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। जब फर्दर और रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला पोर्शन एंगल का फॉलोअर आपके ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि रेडियस कम हो रही है। यहाँ तक जैसे ही यहाँ तक पहुंच जाएगा बिल्कुल बॉटम पर आ जाएगा फॉलोअर। फर्दर जब इसको रोटेट कराएंगे, जब फर्दर इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला पार्ट बॉटम पर ही रुका रहेगा फॉलोअर, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्कुलरिटी खराब नहीं की गई है, कंप्लीट सर्कुलर है, कोई रेडियल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर आप जैसे इस पोजीशन से सेकेंड राउंड पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा, जो कॉन्टेक्ट लेंथ होगी, फॉलोअर आपका नीचे से ऊपर जाएगा। तो इतनी जगहों पर इतनी चीज में हम लोगों ने फॉलोअर की स्थितियां 4 टाइप की देखी। सबसे पहले जब यहाँ पर फॉलोअर तो बॉटम पर है, यहाँ से यहाँ तक गया तो फॉलोअर आपका नीचे से ऊपर उठा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है टॉप पर रुका रहा। फिर इसके बाद जब ये कॉन्टेक्ट पास करेगा तो नीचे आ जाएगा
और फिर यहाँ से आकर नीचे रुका रहेगा। तो 4 काम हुए, एक तो नीचे स्टे किया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तब भी हमारी कुछ कैम घूम रही है, ठीक है। टॉप पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तब भी आपकी कैम इतनी घूम रही है, और फिर टॉप से बॉटम पर धीरे धीरे आता है, तब भी आपकी कैम घूम रही है। तो यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम का फॉलोवर में 4 पोजीशन सेट होती है यहाँ पर। तो हम इन चारों के नाम अगर हम बोले तो जब फॉलोवर या कैम के जिस रोटेशन तक फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड स्ट्रोक या अपवर्ड स्ट्रोक। अभी सब बता देंगे, आगे पूरा चैप्टर इसी चलने वाला है, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो नाम से ही उसका नेचर क्लियर हो रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है कि अपवर्ड स्ट्रोक। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको आउटवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, आउटसाइड जा रहा है ना। जब टॉप पर जाके रुका रहता है जितने कैम रोटेशन पर, उसको क्या हो गया, वो तो फॉलोवर तो रुका हुआ है, फॉलोवर के डिफरेंस में सारी बात यहाँ करते हैं। फॉलोवर जब रुका है यानी कि फॉलोवर आपको विश्राम अवस्था में है, और इसको इंग्लिश में या टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ड्वेल पीरियड, ड्वेल, DWELL, ठीक है। ड्वेल का मतलब स्टे या विश्राम। ड्वेल कहां पर, टॉप पर, क्योंकि फॉलोवर एक बार नीचे ड्वेल करेगा, एक बार ऊपर ड्वेल करेगा, तो ड्वेल एट टॉप कहेंगे, ठीक है। पहला आपका था आउटवर्ड स्ट्रोक, दूसरा आपका हो गया ड्वेल पीरियड या ड्वेल एट टॉप। इसके बाद फिर क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा, नीचे आएगा। आउटवर्ड के अपोजिट इसको आप इनवर्ड स्ट्रोक भी कह सकते हैं, बट ज्यादा पॉपुलर नाम है रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है, क्योंकि अब टॉप से वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पर। तो ड्वेल के बाद आ जाएगा रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। जब यहां पे पहुंच जाएगा कैम का रोटेशन, इसके बाद फिर आपका कैम इतना पूरा घूमेगा, तब तक आपका नीचे ही स्टे करके रहेगा फॉलोवर, तो इसको फिर बोलेंगे ड्वेल, क्योंकि अब ये तो कोई हिल नहीं रहा, ड्वेल हो गया कहां पर, बॉटम पर। तो आप कहेंगे ड्वेल एट बॉटम, ठीक है, ड्वेल एट बॉटम। तो ये 4 स्टेजेस मिलेंगे फॉलोवर में, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको एक मोटा मोटा कैम और फॉलोवर समझ में आ गया होगा। इसको अब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको बताएं, तो कैम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बताने के लिए आप कह सकते हैं कि कैम इज अ रोटेटिंग मेंबर, ठीक है, एंड या ऐसे कह लो कि कैम इज अ कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ एनी रोटेटिंग मेंबर which can convert this rotational motion to the reciprocating motion to another part. This another part known as follower. इसको आप हिंदी में समझ लीजिए अपने व्यवहारिक भाषा में, तो आप कह सकते हैं कि कैम जो हमारा है किसी एक रोटेशनल मोशन वाले मेंबर के ऊपर ऐसा कंस्ट्रक्शन जो किसी दूसरे लिंक या दूसरे पार्ट पे ट्रांसलेशनल मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रदान करता है, और ऐसे पार्ट जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को प्राप्त कर रहा है उसको बोलेंगे फॉलोवर, ठीक है। और ये आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है रोटेशनल पार्ट के ऊपर, इसको बोलेंगे कैम। तो बेसिकली आपका यहां पर ये वाला पार्ट हो गया कैम, ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला आपका इतना पोर्शन हो गया कैम, ठीक है। ये आपकी शाफ्ट थी, ये आपकी शाफ्ट थी, ठीक है। तो कैम देखा जाए तो हमारे सिर्फ ये इंटीग्रेटेड पोर्शन है। इसको आप प्रैक्टिकल यूज में कहां पर देखे होंगे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप लोगों ने इंजन देखा होगा, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन,
आपने वहां पर देखा होगा कि एक जो क्रैंक शाफ्ट निकली होती है उसके ऊपर एक कीवे टाइप का होता है, एक हैंडल आप लेते हैं उसमें भी कीवे होता है, हैंडल को फंसाते हैं आप घुमाते हैं, तो जब घुमाते हैं तो इस क्रैंक शाफ्ट जो आपका इंजन के अंदर जाता है क्रैंक केस के अंदर, तो वहां पर इस क्रैंक शाफ्ट में इस तरीके से ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको बोलते थे क्रैंक। ठीक है, एक शाफ्ट के ऊपर ये क्रैंक बना, इस क्रैंक की वजह से पूरी शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट कहा गया, है ना। ये क्रैंक ऐसे बना, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ में। तो जैसा क्रैंक शाफ्ट किसी एक शाफ्ट के ऊपर क्रैंक बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्रैंक शाफ्ट है। मान लीजिए कि ऐसे है, ये कि हमारा कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपने कोई ऐसे क्रैंक बना रखी है, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है अंदर से। अब इसके ऊपर फिर क्या करते हैं ना, फिर एक कोई कनेक्टिंग रॉड आप बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे कनेक्टिंग रॉड इस पे लगा होता है। ये कनेक्टिंग रॉड का जो ऊपर वाला सिरा है किसी एक पिस्टन के साथ में होता है, ठीक है। जब आपका ये घूम रहा होता है तो ये आपका पोर्शन में ऐसे चारों तरफ जा रहा होगा, तो जब चारों तरफ जाएगा इस रेडियस के सापेक्ष इस सेंटर के तो क्या होगा कि यहाँ पर पिस्टन ऊपर नीचे होगा और क्रैंक आप ये कनेक्टिंग रॉड कैसे होगी, ऐसे ऐसे जा रही है नीचे ना, ऊपर वाला तो अंदर है, बाकी ये नीचे, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ऊपर नीचे चल रहा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये तो आपको हो गया पिस्टन जो किसी एक सिलेंडर के अंदर है। मान लीजिए कि यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर आपका कुछ गैसेस स्टार्ट हो रहा है जिसको आप बर्न कराएंगे इंजन के अंदर। अब आपने कभी देखा होगा 4 स्ट्रोक इंजन के केस में यहाँ पर 2 वाल्व लगे होते हैं, होता है इनलेट वाल्व और होता है आउटलेट वाल्व। पिस्टन टॉप से बॉटम, मान लीजिए ये आपका टीडीसी है और इधर तक आपका बीडीसी है, टीडीसी से बीडीसी के अंदर ट्रेवल करता है क्या, पिस्टन, ठीक है। और जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कौन सा प्रोसेस मिलता है, सक्शन स्ट्रोक का। जब सक्शन स्ट्रोक होता है उस समय ये वाल्व आपका ओपन होता है और यहाँ से आपका जो चार्ज है, चार्ज अंदर आता है। पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, डीजल इंजन में सिर्फ एयर आएगा, है ना। तो ये इसके अंदर भरता जाएगा। जब आपका ये बीडीसी तक आ जाएगा तब तक ये खुला रहेगा। जैसे बीडीसी से टीडीसी को जाने लगता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोनों वाल्व बंद होते हैं, जो इसके अंदर चार्जेस फिल हुए हैं वो कंप्रेस होना शुरू होते हैं, है ना। जैसे ही लगभग टीडीसी पर आ जाता है इसी समय यहाँ पर आप स्पार्क प्लग से एक चिंगारी दे देते हैं जिससे कि फायरिंग हो जाती है, इसके अंदर बर्निंग हो जाती है, फ्यूल आपका कंबस्ट हो जाता है। इसको बोलते थे कंबस्टन स्ट्रोक। जैसे कंबस्टन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है पावर स्ट्रोक में, और जब पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो फिर पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है। इस समय ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है जिससे कि पूरा धुआं यहाँ से स्क्रैप हो जाता है बाहर की तरफ। अब आपने ये देखा कि जब इंजीनियर जो लोग इसको डिजाइन कर रहे होंगे तो किस पोजीशन पर कौन सा वाल्व ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है, क्योंकि इंजन तो आपका चलता है 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम पर, यानी कि 1 मिनट में 2000 आरपीएम का अगर है तो 2000 चक्कर लगा रहा है। तो कितना छोटा टाइम अमाउंट हुआ है ना। इस छोटे टाइम अमाउंट में ये जो आपके वाल्व है कब ओपन करने हैं कब क्लोज करने, मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता। इसको कैसे पॉसिबल बनाया गया। अब हमने क्या किया कि ये जो आपकी शाफ्ट है इस शाफ्ट पे हमने फिर एक लगाया गियर लगा दिया, एक और दूसरी शाफ्ट लगाया, एक यहाँ पर आपने गियर बना दिया। अभी तो आपने गियर ट्रेन पढ़ाई है तो ये अंदाजा होगा पूरा कि जब आपकी ये शाफ्ट घूम रही है तो एक यहाँ पर गियर लगा, एक यहाँ पर गियर लगा है। इस गियर इसके रोटेशन पर ये वाला रोटेशन मिलेगा रोटेशन। अब हम क्या करेंगे, इसी गियर में थोड़ा साइड में एक जगह पर कैम बना देंगे, एक इधर बना दिए एक इधर बना दिए आवश्यकता के हिसाब से। यहाँ पर आपने फॉलोवर लगा दिया, वो जो फॉलोवर जिसकी बात कर रहे थे, एक यहाँ पर फॉलोवर लगा दिया ऐसे, है ना। जब आप ये रोटेट हो रहा है तो इसमें भी कोई रोटेशन हो रहा है,
जब रोटेशन हो रहा है तो क्रैंक बनाया है, सॉरी क्रैंक बनाया है, क्रैंक घूम रहा होगा चारों तरफ। इस क्रैंक के साथ में इस जगह पर मान लीजिए कि आपने कोई फॉलोवर कॉन्टैक्ट बना दिया फॉलोवर का, और ये फॉलोवर यहाँ कहीं आ रहा है और यहाँ पर इस तरीके से टिपेड होता है, टिपेड, ठीक है, बॉल टाइप का होता है। जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये पूरी रॉड आपके ऊपर नीचे हो रही होगी, ठीक है। जब आपके रॉड ऊपर नीचे होगी तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे ऊपर नीचे कोई रॉड होगी, यहाँ पर इसको हमने वो फलक्रम बना दिया। फलक्रम मतलब एक कब्जा डालेगा कि इसके अबाउट हम ऐसे कर सकते ऊपर इस वाले पर बना दिया। अब क्या होगा कि जब ये रॉड हमारी यहाँ पर लगी है, इसको बोलते हैं एक्चुअली पुश रॉड, इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इंजन के लैंग्वेज में पुश रॉड, ठीक है। ये ऊपर नीचे कभी आप देखना जब इंजन चल रहा होता है तो दो पतले पतले छड़ी रखी जाती है ऊपर, ठीक है, वो ऐसे चलती रहती है, वही है। वो ऊपर जाके एक टिपेड टाइप का एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर जाके कांटेक्ट बनाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा तो सीधे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग आपको ऊपर बनाए रखती है, ठीक है। ये ऐसे 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 चलता रहता है, हो सकता है सर। अब यहाँ पर आपने बना दिया वॉल, जिसको इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व बोलते हैं, जो छतरी टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि इधर आपका पुश रॉड लगा है, ऐसे ऐसे करेगा तो ऊपर नीचे करेगा। अब ऊपर नीचे कब कराना है, ये डिपेंड करेगा कि किस रोटेशन ऑफ क्रैंक पर, क्रैंक पर, क्योंकि क्रैंक का रोटेशन क्या है ये निर्धारित करेगा कि पिस्टन की पोजीशन क्या है, ठीक है। किस पोजीशन पर कौन सा बॉल ओपन करना है, कौन सा बॉल क्लोज करना है, कितनी देर इसको ओपन छोड़ना है, कितनी देर ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, कितनी देर नीचे से ऊपर लाना है, कितनी देर ऊपर उसको ओपन छोड़ना है, कितनी देर क्लोज करके छोड़ना है। तो चारों प्रोसेस आपको मिल जाएंगे, आपको समझ आ गया। तो एक पॉपुलर या जो आप सभी लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है, एक एग्जांपल मिल गया क्रैंक और फॉलोवर का। तो फॉलोवर आपका यहाँ पर क्या बन गया, ये वाली जो रॉड है, क्रैंक आपका क्या बन गया, ये वाला जो पोर्शन है, इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है। बात समझ में आ गई, क्रैंक और फॉलोवर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो मेन जो हमारा वर्क परफॉर्म होता है वो फॉलोवर से होता है, क्योंकि पूरा हमें खेल इतना था कि बॉल को ओपन और क्लोज करना था, ठीक है। जबकि क्रैंक हमारी रोटेट कर रही थी, रोटेशनल मोशन था, उस रॉड आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन लेके आया इस क्रैंक की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया क्रैंक और ये हो गया फॉलोवर। तो सारा खेल या मैक्सिमम जो खेल हमारा होगा फॉलोवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि कैसे आपको क्रैंक की प्रोफाइल को डिजाइन करना है, कैसी क्रैंक होगी, ठीक है, कहां से शुरू करना है, कहां तक खत्म करना है क्रैंक के पोर्शन को। तो ये सारी चीजें फॉलोवर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा यहाँ पर वो ये होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर, फॉलोवर कितने टाइप के हम यूज करेंगे और कहाँ कहाँ उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि फॉलोवर कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिसका आपका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर।